अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट अभी तक आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप टेलीफोन पे होते हैं तो टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर लें, क्योंकि फिर आप थोड़ा डिले हो जाता है टेलीफोन के ऊपर आपसे बात करते हुए। जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो उस वक्त टेलीविज़न पे मेरा जवाब सुन लें। इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूँ, मैं एक छोटी सी बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ लोगों को, बिकॉज़ किसी ने मुझे फ़ोन करके सवाल पूछा कि जी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर या फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन है, हमें ये तो पता है कि यूरोपियन नेशनल का तो आईडी वेरीफाई हो जाती है वो ईयू सॉफ्टवेयर से, लेकिन अगर मैं फैमिली मेम्बर हूँ या मैं अनमैरिड पार्टनर हूँ और मैं प्री सेटल स्टेटस डालना चाहता हूँ, तो वो ऐप के ऊपर वो कहते हैं आपके पास रेजिडेंट कार्ड या रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, वरना वो ऐप के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करे मेरी एप्लीकेशन। तो उसका दूसरा हल ये है कि जब आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, प्रूव योर आईडी ऐप के थ्रू नहीं, वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है कि जी मैं अपना पासपोर्ट अभी डाल देता हूँ डिटेल्स, और मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में पोस्ट में भेज दूँगा। तो जब आप वो वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं और आप अपनी अनमैरिड पार्टनर या फैमिली मेम्बर की प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बेशक आपके पास रेजिडेंट कार्ड या रेजिडेंट परमिट ना हो ऑलरेडी। तो ये बात मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाह रहा था। सो थैंक यू फॉर दैट। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल पूछ जी लें। तारिक भाई से बात करनी है। जी मैं बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी तारिक भाई, मेरा दो सवाल है बेसिकली। एक तो ये है कि मैंने 12 जुलाई को एप्लीकेशन की थी अपनी बेटी के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड एज ब्रिटिश सिटीजन, जिसकी अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक जो मिली है नेक्स्ट वीक में। मैंने पूछा था बस बायोमेट्रिक हो जाए तो उसके बाद कितनी देर लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 मंथ्स हो चुके हैं। और दूसरा मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मैं हूँ पेरेंट रूट ऑन 5 ईयर, तो मैंने A2 का टेस्ट पास किया था, तो मुझे अगली एक्सटेंशन के लिए भी क्या A2 का टेस्ट पास करना पड़ेगा या वो एक दफा पास कर लेने काफी है? ये दो क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मेरे भाई। देखें, जो पहली बात है वो ये है कि इस वक्त होम ऑफिस के पास बहुत वर्कलोड है। अगर आपके बायोमेट्रिक हो गए, स्वाय सब्र के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि आपका वीज़ा इशू हो जाए, लेकिन प्लीज़ सब्र से काम लें। अनकरीब होम ऑफिस आपको डिसीजन दे देगा। जो मुझे समझ आई आपके सवाल की, क्योंकि आज थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आ रही है सिस्टम पे, लेकिन थोड़ा ऊंचा सारे बोलें, आई विल बी ग्रेटफुल। जो सेकंड आपका सवाल था मेरे भाई वो ये था इंग्लिश टेस्ट का। ये जो आपके इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट होते हैं ये वैलिड होते हैं 2 साल के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है। अगर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करें या नेशनलाइजेशन अप्लाई करें, तो वो बोलते हैं नेशनलाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट इस्तेमाल किया है जो 2 साल से पुराना हो गया, लेकिन अभी हमारी नई लिस्ट में वो टेस्ट है, तो आपको नया टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ हर 2 साल बाद आपको नया इंग्लिश टेस्ट देना है, डिपेंडेंट ऑन के उस वक्त कवानीन की क्या सूरत हाल होगी। तो इट्स ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट कि जब आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त देखें कि कानून क्या बोलता है। लेकिन एज अ रूल ऑफ थम, अगर 2 साल से पुराना टेस्ट हो गया तो आपको नया टेस्ट देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। जी मैंने अप्लाई करना है अपना इंडेफिनेट, तो मेरा उसमें मुझसे पूछा गया, मैं फॉर्म फिल किया है तो उसमें पूछा गया है कि मेरे पास नेशनल आईडी कार्ड, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मेरे पास वैलिड नेशनल आईडी कार्ड है या नहीं। लेकिन मेरा नेशनल आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो क्या मेरे लिए वो नेसेसरी है उसको बना के वैलिड उसमें लगाना, या मैं विदाउट नेशनल आईडी कार्ड के भी अप्लाई कर सकती हूँ? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन हमारा एक बेबी है, अबाउट 2 इयर्स का बेबी है, तो क्या मैं अपने हस्बैंड की सारी डिटेल इस फॉर्म में डालूं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ तो अप्लाई करना नहीं है,
तो लेटर ऑन द बेसिस ऑफ माय चाइल्ड वो अप्लाई करेंगे। तो क्या मुझे उनकी सारी डिटेल इसमें देना जरूरी है? बिकॉज वी आर नॉट मैरिड हियर, हमने सिर्फ निकाह किया है, तो हमारी लीगली मैरिज तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुझे आपसे बस ये 2 सवाल पूछने थे, प्लीज काइंडली इसका आंसर कर। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। जहाँ तक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बात है, जो नादरा कार्ड है आपके लिए बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान, वो होना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके पास पासपोर्ट है, दैट इज़ गुड इनफ। जहाँ तक बात आपके हस्बैंड की आती है, देखिए मैम, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि एप्लीकेशन में, वैसे आप भी ये बिल्कुल कर रही होंगी, कि हर चीज़ फैक्चुअल लिखें, कि जो आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं उन्हीं को लिखें। तो अगर आप मैरिड हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तानी निकाह है या जो मस्जिद में निकाह किया जाता है उसको ये लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन आप अनमैरिड पार्टनर की कैटेगरी में तो एक तरह से आते ही ना, अगर आप लोग 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसको बिल्कुल एप्लीकेशन के ऊपर डिस्क्लोज़ करें, बिकॉज अगर आपकी एप्लीकेशन बच्चे की बेस है या लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे तो वो उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर हैं आपकी रिलेशनशिप में तो उनको ज़रूर मेंशन करें, उससे कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन पे नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 2000 सर आप टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने, अगर आप मुझसे सवाल पूछ लें तो मैं जवाब दे दूंगा आपको टीवी पे। ओके सर। जी सर, आप फिर टीवी पे मेरे ख्याल से आवाज़ सुन रहे हैं मेरी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा क्वेश्चन है, मैंने मेरी अम्मी के लिए वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दी थी। अम्मी को वीज़ा मिल गया। मार्च में मेरी अम्मी आने वाली थी, पर कोरोना वायरस की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई इंडिया से, और मेरी अम्मी की जो वीज़ा है आते महीने की 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। तो उनकी ऑलरेडी टिकट तो बुक की है, पर इंडिया से फ्लाइट यहाँ पे आ नहीं सकती है, ये मुश्किल हुई है। तो अब क्या करे, वापस री एप्लीकेशन देना पड़ेगा या फिर उनको यही वीज़ा पे ये अलाउड करेंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, अगर आपकी वीज़ा की एक्सपायरी हो गई है तो फिर तो बेहतर है कि आप नई एप्लीकेशन दोबारा डालें, वही सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट डालें। उम्मीद यही की जाती है कि क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर पहली दफ़ा वीज़ा दे दिया था, तो दोबारा विज़िट वीज़े में प्रॉब्लम उनको नहीं होनी चाहिए उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, एज लॉन्ग एज आप उनको अपडेट भी करें। ये ना हो कि 6 महीने पुराने डॉक्यूमेंट्स आप लगा दें मार्च के, आपको सारे अप टू डेट सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर उन्होंने आपकी मदर की सिचुएशन को ठीक समझा था मार्च में, तो कोविड-19 में सिर्फ यही फ़र्क हुआ है ना कि उन्होंने अपने आप को घर में रखा है, तो फिर भी उनको नया वीज़ा उनको देना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम, लेकिन बेहतर है उनके लिए दोबारा वीज़ा अप्लाई कर दें अगर उनकी पुरानी वीज़े की जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। मैं लास्ट ईयर मैंने अपना इंडेफिनेट अप्लाई किया था, और इसी दौरान अभी तक मेरा वो डिसीजन नहीं आया। तो इसी दौरान मैंने अपनी वाइफ को उससे पहले यहाँ पे बुलाया था स्पोज वीज़े पे। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर जो है ना रजिस्टर्ड शादी भी कर ली थी। अब हमारा तकरीबन 2-2.5 माह का बेबी भी है। तो इस दौरान जो ये हुआ है कि वो जो ट्रीटमेंट हुई है जो मेरी वाइफ की, उस सब का उन्होंने एक 10,000 के करीब बिल बना लिया है। हालांकि जो NHS सरचार्ज थे वो मैंने जमा करवाए थे, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी वाइफ का जो है ना डेट नहीं है वीज़ा, तो इस वजह से ये आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी हम दोनों का डिसीजन पेंडिंग है। वो बार बार हमने उनसे राब्ते की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं स्टिल वेट करो, आप वेट करो। तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं जॉब कर रहा था उस वक्त, लेकिन बाद में ये कोविड-19 की वजह से ज़ाहिर है की हेल्थ या वाइफ की हेल्थ के इशू की वजह से मैं वो प्रॉपर नहीं कर सका। मैंने कहा कि वो ये रिस्की है, लेकिन आज भी मैं पार्ट टाइम इस तरह कर रहा हूँ।
लेकिन ये एक मसला है, इसमें आप क्या और रहनुमाई करते आपकी हैं? वाइफ का मुझे ये बात आपकी क्लियर नहीं हुई कि पहले वो कौन से वीज़े पे आई थी? वो पहले स्पाउस वीजे पे जो है ना स्पाउस, आई थी। सॉरी, स्पाउस वीज़े पे आई थी? हेलो हेलो, आपने स्पाउस वीज़ा बोला है अभी? हेलो, फर्स्ट जो वो यहाँ पे आई है वो फैमिली स्पाउस वीजा है, उस पे आई है। ओके, थैंक यू। 6 मंथ का जो वीजा होता है उस पे। वो विजिट वीज़े पे आई थी या स्पाउस वीज़े पे आई थी? विजिट वीजा था, लेकिन उसको क्या जो मंगेतर का अपना होता है उसका वीजा। ओके, मैं ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू सर। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, मुझे ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि वो अपेंडिक्स FM के अंडर आई हैं या विज़िट वीज़े पे आई थी, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विज़िट वीज़े को भी समझते हैं कि वो फियांसे वीज़ा होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप ये समझ रहे हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी, मुझे बात समझ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको अंदाज़न बता देता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपके पास वीज़ा ना हो या विज़िट वीज़ा और आप यहाँ आके ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो सर्टन ट्रीटमेंट के ऊपर बिल्कुल NHS मुड़ के कहता है कि आपको पे करना है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो पे करना, तो आप उनके साथ किस्तें कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ अपेंडिक्स, अगर आपकी वाइफ अपेंडिक्स FM के अंडर आई है इवन ऑन फियांसे वीज़ा, और उसके बाद उन्होंने इस कंट्री के अंदर रह के एक्सटेंशन डाली है, तो टेक्निकली उनके ऊपर लागू नहीं होता कि वो पे करें इस जो उन्होंने ट्रीटमेंट ली NHS की उसको। तो मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करें, ताकि वो ये देख सकें कि आया आपकी मिसेस अपेंडिक्स FM के अंडर आई थी, या जो आप अपेंडिक्स FM समझ रहे हैं उनका एक्चुअली वहाँ विज़िट वीज़ा अप्लाई हुआ था। बिकॉज कभी कभी होता है, मैं लोगों से बात करता हूँ, वो जिक्र करते हैं इस वीज़े का, लेकिन जब डॉक्यूमेंट देखते हैं तो वीज़ा कुछ और निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद आई डू अपोलोजाइज, मुझसे समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अगर अपेंडिक्स FM के अंडर आई थी तो फिर थोड़ी अनरीजनेबल बात है कि अगर वो बोल रहे हैं कि जी आपने पैसे देने हैं, अनलेस आपका कोई ओवर स्टे बीच में पीरियड था। लेकिन अगर वो विज़िट वीज़े पे आई थी और विज़िट वीज़े के बाद आपने अपेंडिक्स FM के अंडर अप्लाई किया है, तो फिर दे आर विद इन द राइट ये बोलने के लिए कि जो बच्चा यहाँ हुआ है, जो ट्रीटमेंट हुई है, आपने उसके पैसे देने। इवन आपने IHS सरचार्ज पे किया हो FM एप्लीकेशन के वक्त, जो FLR-FP एप्लीकेशन डाली हो, बिकॉज वो क्लॉक टिक होनी शुरू होती जब वीज़ा मिल जाए। तो मुझे ये नहीं पता कि वो जो 6 महीने का पीरियड है वो अपेंडिक्स FM के अंदर था या विजिट के अंदर था, तो उसके लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हेलो जी, मुझे अपने वीज़े के बारे में कुछ पूछना था। जी मैं 2014 में इस कंट्री में आई थी जी और 5 ईयर का रूट था मेरा। अब मैंने 5 ईयर के बाद दोबारा अप्लाई किया इंडेफिनेट के लिए। जी तो उन्होंने मुझे 2-3 माह के बाद उन्होंने लेटर लिखा है होम ऑफिस ने कि तुम्हें तो 30 मंथ से भी कम टाइम हुआ है इस कंट्री में आए हुए, हालांकि मुझे 60 मंथ हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। जी तो वो कह रहे हैं कि 30 मंथ से भी कम टाइम हुआ है और तुम्हारे जो वेजेस है उसकी भी प्रॉब्लम है। हालांकि मेरी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मेरी 19,600 समथिंग कुछ है मेरे हस्बैंड की। और वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारा ना हम वीज़ा 10 ईयर के रूट पे चलाएंगे। तो अब मुझे इसके लिए दोबारा अपील तो की है, लेकिन अब उसका कोई वो जवाब नहीं दे रहे। अब मुझे आगे क्या करना होगा? अगर मैं आगे केस चलाऊं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मुझे आगे क्या करना होगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मैम। देखें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया 10 ईयर का। तो अगर आपको होम ऑफिस से कोई प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो ठीक नहीं लिया, तो फिर आपको जुडिशल रिव्यू करना पड़ेगा, बिकॉज राइट ऑफ अपील तो उन्होंने आपको दी नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपको 10 साल के रूट पे वीज़ा दे दिया है। तो उसका तरीका ये होता है, वीज़ा नहीं दिया उन्होंने। वो कह रहे थे कि आप इसकी दोबारा फी जमा कराओ वीज़े की। ओके 1,000 कोई फी जमा कराओ। हालांकि मैंने ना 2400 वो कुछ जो फी है उनकी वो जमा करवाई थी मैंने। ओके जो इंडेफिनेट की जो फी है वो मैंने जमा करवाई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि 1,000 और कोई फी दो तो हम तुम्हारा आगे 10 ईयर रूट पे वीज़ा चलाएंगे। लेकिन मैं समझ गया आपके साथ क्या हुआ, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू मैम। सॉरी आपकी आवाज़ क्लियरली आ नहीं रही थी।
होता ये है कि जब लोग सेटलमेंट की एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें कोई IHS की पेमेंट नहीं होती। जिस तरह आपको पता है कि सेटलमेंट की जब आप एप्लीकेशन डालते हैं वही 23-2400 देते हैं, उसमें कोई IHS की पेमेंट नहीं होती। कभी कभी होता है अगर लोग सेटलमेंट की एप्लीकेशन डालें और वो सेटलमेंट के कवानीन को फुलफिल ना करें, यानी कि पूरे ना उतर सकें, तो होम ऑफिस मुड़ के कहता है कि ठीक है, हम आपको 10 ईयर रूट पे डाल देते हैं और हम आपकी एप्लीकेशन को FLR FP एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं। क्योंकि वो FLR FP एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं, उसमें 1000 पाउंड IHS का होता है, तो वो बेसिकली आपसे 1000 पाउंड उस IHS के मांग रहे हैं। होम ऑफिस के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो आपने पैसे उनको दिए हैं उनमें से वो IHS के निकाल लें। तो उन्होंने आपको बोला है कि जी ये लें जी, आप अगर वीज़ा चाहती हैं तो आपको 10 ईयर रूट पे डालेंगे, और ये लें जी, हम आपको देते हैं 10 ईयर का वीज़ा अगर आप IHS भी पे कर दें। आप अगर आपके पास है थोड़ा टाइम, बिकॉज सारी बात उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम आपको देते हैं, तो आप उनको रिकन्सिडरेशन के लिए बोल सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप रिजेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो आप ये भी होम ऑफिस को कह सकते हैं कि जी मुझे ये वीज़ा नहीं चाहिए, आप मुझे रिफ्यूज़ करें और मुझे इन कंट्री राइट ऑफ अपील दें, ताकि मैं उसको चैलेंज कर सकूं उस डिसीजन को। तो फिर बेस्ड ऑन कि आप क्या समझ रहे हैं, आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। सिर्फ जो मैं पहले गलत ये समझा, आपकी बात हुई कि शायद उन्होंने वीज़ा आपको दे दिया है, तो अगर उस सूरत में वीज़ा दिया होता है, या आप कहती हैं ठीक है ये लो पैसे मुझे वीज़ा दे दो, मैं बाद में चैलेंज करूँगी, तो फिर जारी बात है क्योंकि उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया तो इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं देंगे। तो फिर जो आपके पास सिर्फ हल होता है वो ये होता है कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करेंगे और फिर जुडिशल रिव्यू करेंगे होम ऑफिस के खिलाफ कि जी ये आपने डिसीजन गलत लिया है। ऑल्दो मुझे 10 ईयर का वीज़ा तो दिया है, लेकिन मैं एलिजिबल हूँ इंडेफिनिट के लिए। और आप अभी भी उनको मुड़ के कह सकती हैं कि जी अब मुझे ये वीज़ा नहीं चाहिए, मेरी ये सारी रिक्वायरमेंट मैं मीट करती हूँ, मुझे हर हाल में इंडेफिनिट चाहिए, वरना मुझे राइट ऑफ अपील दें। लेकिन कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके अपना केस डिस्कस कर लें, ताकि वो ये असेस कर सके कि आप क्वालिफाई भी करती हैं या नहीं इंडेफिनिट के लिए, जो कि आपकी नज़र में आप करती हैं। बट इट्स गुड टू टेक एन ओपिनियन। थैंक यू सो मच। मुझे बताया जाता है आपकी कॉल्स का जो आ रही हैं इस वक्त, लेकिन मुझे बताया जाता है अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के आने अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अभी ब्रेक पे हम लोग ज़रा साउंड टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने किसी की कॉल ली थी। मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी सिटीज़नशिप एप्लीकेशन अप्रूव होगी, लेकिन उन्होंने एक बात का मुझसे ज़रूर ज़िक्र किया, तो मैंने कहा सर मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा। उन्होंने कहा तारिक भाई, मैंने आपको टेलीफ़ोन किया था शो से अलग, तो मैंने आपको बताया था कि मैं पहले ओवरस्टेयर था, फिर 2012 के बाद मुझे वीज़े मिलने शुरू हुए। तो आपने मुझे कहा था कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर पिछले 10 साल में आपने ओवरस्टे किया है तो फिर होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी कर सकता है एप्लीकेशन। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने एप्लीकेशन डाली और मेरी सिटीज़नशिप अप्रूव हो गई। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि देखें, एक बात होती है कि जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी डिस्क्रिशनरी है। अगर किसी ने ओवरस्टे किया, आप अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस उसको इग्नोर भी कर सकता है और होम ऑफिस आपको वीज़ा भी दे सकता है। लेकिन क्योंकि आप जब आते हैं लीगल ओपिनियन लेते हैं, आप 1200 पाउंड 1000 पाउंड अपनी फ़ी का डाल रहे हैं, अगर होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ कर दे तो फिर आपने कहना है कि जी मैंने तो आपसे पूछा था, ये देखें जी मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी। क्योंकि ये बात याद रखें कि होम ऑफिस की मर्ज़ी है गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ वो अप्लाई करते हैं, उनको ओवरस्टे पीरियड भी होता है, होम ऑफिस दे देता है, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ उनको ओवरस्टे पीरियड 1 साल का सिर्फ होता है और होम ऑफिस नहीं देता उनको। सिर्फ अर्ज़ ये है कि वो सारा डिपेंड करता है होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे। आई एम सो हैप्पी कि आपने हिम्मत की, पैसा खर्च किया और होम ऑफिस ने आपको वीज़ा दे दिया। लेकिन अगर गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को आप सिंसियरली देखें तो बिल्कुल होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ भी कर सकता था, तो वो उनकी डिस्क्रेशन पे होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, से बात करें? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें, मैं टीवी पे जवाब दे दूंगा। जी सर, मैं पूछने ये चाह रहा था कि मेरी वाइफ ने पाकिस्तान मेरे स्पाउस वीजे के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो A1 उसने पास कर लिया था, लेकिन 2 साल का एक्सपायर हो गया। तो अब दोबारा उसको करना पड़ेगा कि वो एक्सपायर सर्टिफिकेट चल सकता है उसका और कोई सवाल आपका? स्पाउस वीजे के लिए। और कोई सवाल आपका या बस एक ही सवाल था?
जी सर, बस और तो कोई सवाल नहीं ना आपका, मैं जवाब दे दूं आपको? बस ये, अच्छा जी, ओके मेरे बात। सर जी, क्योंकि वो वैलिड सिर्फ 2 साल के लिए होता है तो उनको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा आइल्स का, और एक दफ़ा जब वो आइल्स का टेस्ट दे दें तो फिर इंशाल्लाह ताला ऑफ कोर्स टीबी वगैरह के साथ और बाकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप उनकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है टेस्ट, उनको दोबारा आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अपना आप सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। अच्छा तारिक साहब, मेरा सवाल ये है, बेसिकली मेरे ब्रिटिश नेशनल है और मेरे बच्चे भी हैं और उनके पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। मेरी वाइफ के पास ILR है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं इंग्लैंड से बाहर ट्रेवल करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्कॉटलैंड वगैरह पे या स्कॉटलैंड वगैरह पे जाता हूँ, तो मुझे ऑन द स्पॉट वीजा मिलेगा मेरी वाइफ को, या उसके लिए मुझे वीजा अप्लाई करना पड़ेगा स्कॉटलैंड वगैरह के लिए? या फॉर एग्जांपल मैं यूरोप जाता हूँ, पोर्चुगल वगैरह, उसके लिए? थैंक यू सो मच यार। स्कॉटलैंड तो बीच में ही आता है यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन के, तो उधर के लिए तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है आपकी वाइफ का, अगर उनके पास स्पाउस वीज़ा है। मैं यूरोपियन का तो इतना करता नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर आप यूरोप वो जाती हैं, शी इज़ ऑन ए पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट, तो उनको फिर विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वो आप ऑन द स्पॉट तो यू रियली रिस्किंग इट। आप बेहतर ये, और वो जाने भी नहीं देते इस तरह से, बेहतर ये है कि आप जाने से पहले उनका शेंजन वीज़ा या जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं आप अप्लाई कर दें। लेकिन स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड जाने के लिए आपकी वाइफ को वीज़े की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो उनके पास ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा है वो इन जगहों को कवर करता है। सिर्फ अगर आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जाएँ तो फिर उनको दोबारा वीज़े की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने आपसे एक सवाल करना था, पूछना था कि मेरी स्टेप डॉटर जो कि सितंबर में एज ए स्टूडेंट वीज़ा, वो इंडिया से क्वालिफाइड थी, स्टाफ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, यहाँ पे उसने लंदन में BSc के लिए एडमिशन लिया था। उसके बाद यहाँ पर हमने अक्टूबर के अंदर, सितंबर में वो आई थी लास्ट ईयर, अक्टूबर में उसकी शादी कर दी थी। वो जो लड़का वो 8 साल से यहाँ पे रहता था। अब उसके पास एक 20 दिन की लड़की है। तो मैंने आपसे ये पूछना था, क्योंकि कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी, उसने जाना बंद कर दिया था, नहीं जा रही थी। अभी उसके पास बेबी है, तो पूछना था उनका लिविंग अप स्टेटस क्या हो सकता है। What do you mean by living status? समझा नहीं मैं आपकी बात। मीन्स रहने के लिए, मतलब उनके वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीजा या पासपोर्ट या कुछ हो सकता है? और लड़के के पास क्या स्टेटस है जिससे शादी हुई है? नहीं, उसके वो भी यहाँ पे कच्चा ही है। ओके, देखिए पहली तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपनी एडवाइस लें। लेकिन एक जनरल बात मैं आपसे करता हूँ, ह्यूमन राइट एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब जुलाई 2012 में कवानीन आए थे ह्यूमन राइट के, तो जो मोस्ट पॉपुलर कानून आया वो आया कि जी अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाए, डजंट मैटर बच्चा यहाँ पैदा हुआ या नहीं, लेकिन अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएं, इलीगल बंदे को इधर 20 ईयर्स हो जाएं, इलीगल बंदे को लेस देन 20 ईयर्स हों, लेकिन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं कि वो अपनी कंट्री में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या इलीगल बंदे की या ओवरस्टेयर की एज 18 से 25 के बीच में एंड दे लिव्ड हाफ देयर लाइफ हियर। तो जो मोस्ट पॉपुलर वीज़े थे ह्यूमन राइट के ऊपर वो बच्चे के थे जिनको यहाँ 7 साल हो चुके हों, या जिन लोगों को यहाँ इलीगली 20 ईयर्स हो चुके हों। ये थे इमिग्रेशन कानून जो आर्टिकल 8 के ऊपर आए थे। उसके अलावा कुछ केस लॉ आया, जिसमें एक आया कि जी अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा होता है और उसके पेरेंट्स ब्रिटिश सिटीज़न हैं, और अगर उस बच्चे की ब्रिटिश सिटीज़न उसके माय अपॉलॉजीज़, अगर कोई बच्चा ब्रिटिश पैदा होता है और उसके पेरेंट्स इंडियन हैं, और अगर उस बच्चे की रजिस्ट्रेशन नहीं होती पहले 5 साल के अंदर इंडियन हाई कमीशन में, तो बच्चा स्टेटलेस कहलाता है, और फिर स्टेटलेस की बेसिस पे उस बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और फिर जारी बात है वो जब रजिस्ट्रेशन होकर ब्रिटिश बनता है तो जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो भी उस बच्चे की बेस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब इन कवानीन के अलावा, केस लॉ के अलावा, एक आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 8 जो राइट ऑफ फैमिली इन प्राइवेट लाइफ है, वो कहता है अगर कोई बड़े कंपैशनेट ग्राउंड है किसी भी केस के अंदर तो हम वीज़ा देंगे। अब जो उसका बार है ना वो बहुत 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 हाई है।
कुछ लोग वैसे ही जी बोलते हैं हमने आर्टिकल 8 पे एप्लीकेशन डाली है, लेकिन जब उस कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करते हैं तो पहली बात बोलते हैं जी आपका कोई स्कोप ही नहीं है वीज़ा मिलने का, बिकॉज आपका जो हालात है वो उस बार को मीट नहीं करते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात जाके करें ताकि वो उनसे सारे सवाल जवाब पूछ सकें, एंड होप वो किसी ऑनेस्ट बंदे के पास जाएं ताकि वो उनको ऑनेस्टली बता सकें कि भाई आपके केस में मेरिट है भी या नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करना। आई विश द बेस्ट फॉर योर डॉटर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पीजे के बोलदा जी वोलसल तो जी। ਤੇ मैं पूछना जा रहा हूँ कि मेरे पास OCI है और मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। मैं इस पासपोर्ट पर कई दफा गया हूँ, तो इस दफा मेरे को एयरपोर्ट पर डका उन्होंने, बोलते कि तुम हमारा पुराना पासपोर्ट लेके आओ। तो फिर उन्होंने मैं वापस बर्मिंघम को आया, तो अब मैं पुराना पासपोर्ट लेके गया तो उन्होंने फिर मेरे को इजाजत दिया, लेकिन मैं उसी पासपोर्ट पर OCI पर 3-4 दफा गया, तो उस टाइम तो मेरे को किसी ने रोका नहीं। अभी इस टाइम में क्यों रोका है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मैं अभी सुना है कि ब्लू पासपोर्ट होने वाले हैं, तो उसको रेड ब्लू पासपोर्ट का कोई चेंज होने वाला है या कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ये आंसर देना प्लीज। ऑलराइट सर, जहाँ तक बात आती है कि उन्होंने क्यों आपको बोला कि अपना पुराना पासपोर्ट लेके आए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन देखें, जो एंट्री क्लियरेंस पे ऑफिसर होता है, अगर उनको कोई शक हो कि आपकी आईडी के ऊपर या आपका रेजिडेंस कहीं और है, रेजिडेंस या कोई इश्यूज़ हों, आई डू नॉट नो क्या बात हुई थी कि उन्होंने बोला, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। कमेंट दिया जाता है या कोई बात बताई जाती है, अगर उन्होंने कोई आपको लेटर दिया होता, वो लेटर आप मुझे दिखाते या कोई जिक्र उसमें से करते कौन से कानून के तहत उन्होंने ये बात आपको बोली है, तो वी कुड हैव सेड। तो वो उनकी डिस्क्रेशन होती है, क्यों उन्होंने मांगा आपको पता भी नहीं। आई डू नॉट नो। जहाँ तक बात ब्लू पासपोर्ट की, अभी रेड पासपोर्ट चल रहा है। बिल्कुल ये प्रपोजल में है कि जी जब हम EU से बाहर आ जाएंगे तो जो हमारा नया पासपोर्ट का कलर होगा जो ब्लू होगा, जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो अभी तक उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैंडेटरी है जिनके पास रेड पासपोर्ट है और अभी एक्सपायर नहीं हो इमीडिएटली ब्लू अप्लाई करें। तो वो जब आपकी बारी आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम हर एक के पास ब्लू पासपोर्ट हो जाएगा, जब भी उनकी एक्सपायरी आएगी और वो नया पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट टू जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलें सर। हाँ जी तारिक भाई, मैंने पूछना था, मेरे मम्मी डैडी को इधर वीज़ा मिला है मेरे बेस पे, मेरे पास डेफिनेट है, उनको वीज़ा मिला है 2.5 साल का। हाँ जी। तो उनका कोई बेनिफिट नहीं उनको दिया, उनको कोई है कोई चांस है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। सर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी, अगर आपको याद हो कि अगर आपको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड चाहिए किसी भी एप्लीकेंट को, तो उनको होम ऑफिस को एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। और आजकल कोविड-19 की वजह से होम ऑफिस बहुत नरम हुआ है इन एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बिल्कुल अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19 और आपकी इनकम डिपेंडेंट्स की, आपकी जो अगर आप किसी को कोई आपका अगर डिपेंडेंट है, आपकी इनकम कम हुई है और उस पर भी हर्ज उन पर भी पड़ रहा है, तो बिल्कुल बाय ऑल मीन्स आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की, जिसमें आप एक एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास डालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके हक पे फैसला दें और रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड खोल दें, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ डालनी पड़ती है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई आपसे सवाल पूछना है, प्लीज आप उसका जवाब दे दें। जी जी। हम लोग जो है यूरोपियन नेशनल हैं, हमारे पास स्पेन का पासपोर्ट है, तो हमारी फैमिली में से एक हमारी बच्ची के पास 5 साल का रेजिडेंस कार्ड है उसके पास, उसको अब्बू की तरफ से इंडिपेंडेंट एक बच्ची हमारी, तो वो शुदा है, उसमें अपने पाकिस्तान से हस्बैंड को बुलाना है। तो ये पूछना है कि उसको नेक्स्ट मार्च में 5 साल हो जाने हैं, तो उसने इंडेफिनेट अप्लाई करना है। तो इंडेफिनेट अप्लाई करने के साथ ही वो अपने शोहर को पाकिस्तान से बुलाना चाहती है। तो आपसे ये पूछना है कि वो हमारी बेटी को वो किस कानून के मुताबिक उसको यहाँ से पेपर लगाने पड़ेंगे
और टेस्ट कौन सा पास करना पड़ेगा? क्या उसको यूरोपियन कानून के मुताबिक उसको पेपर लगाने होंगे या ब्रिटिश उसको सारा करना पड़ेगा टेस्ट? और इसका की इनकम ये सारी बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें प्लीज़। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। आपकी बेटी को जब इंडेफिनिट मिलेगा तो वो अपेंडिक्स FM के तहत अप्लाई करेंगी। अपेंडिक्स FM का मतलब इमिग्रेशन रूल, यानी कि उनको 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी है, उनके हस्बैंड को इंग्लिश टेस्ट देना है और उनको अपना TB टेस्ट देना है और फिर बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स अपेंडिक्स FM की पूरी करके उन्होंने यहाँ आना है। बिकॉज़ एक बात याद रखें कि जो यूरोपियन कानून है उसके लिए जो स्पॉन्सर होता है उसका यूरोपियन होना ज़रूरी है। तो अगर उनके फादर स्पॉन्सर करते हैं सन इन लॉ को तो वो बात डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि वो सन इन लॉ अभी बने हैं, फादर के UK आने से पहले वो हाउस होल्ड के मेंबर नहीं थे, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनको प्रूफ करने के लिए डिपेंडेंसी। तो बेहतर यही है कि जब उनका इंडेफिनिट हो अपेंडिक्स FM के अंडर वो अप्लाई करें। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, अब हम अगली ब्रेक पे जाने लगे इंशाल्लाह ताला। ब्रेक से वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे लोग को शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया में शो को देते हैं। सो इंशाल्लाह ताला अब हम ब्रेक पे चलते हैं। आफ्टर द ब्रेक मैं और कॉल्स आपकी लूँगा। Over 15 years, women in the UK have defined their look thanks to the results inside this iconic bottle. TRESemmé, UK's most popular hair care brand. Professional quality every day. Hair defined by TRESemmé, the rest is defined by you. Moisture rich, available at Sainsbury's. Join WWF's Amazing Planet and open up our wonderful world to your children. Every month, they'll escape to some of the most incredible places on Earth and learn about the wildest, wettest, scariest animals and habitats on our planet. Packed full of wild goodies, Amazing Planet will take children on an adventure of discovery they'll want to go on time and time again. A monthly booklet, an interactive map, collectible cards, an exclusive badge, and loads more will keep them coming back. They'll love this brilliant augmented reality app. It brings amazing animals up close to your children. They won't believe their eyes. All this fun, and you'll help WWF protect our world when you join. Fantastic. So search WWF Amazing Planet now. WWF Amazing Planet. Open up their world to something amazing. Each time you blink, think of Ruqaiya. Because for this little girl, each blink is torture. An infection called trachoma has turned her lashes inwards. Now, each blink feels like thorns scratching her eyes. Will you do something amazing to help and give £2 a month to Sightsavers? You'll help children in remote regions get the medicines, surgery and care that can cure trachoma. But please don't wait. Text BLINK9 to 78866 and give just £2 a month. Because each blink is torture for children like Ruqaiya. It's for her. It's for him. Let's go. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month and could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today.
boss is always right. तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी। कुदरत, किस्मत और कर्म, ग्रहों की चाल हो, नक्षत्रों का कमाल, जन्म कुंडली का हाल हो या राशियों के भेद, महर्षि भृगु की भविष्यवाणी हो या ब्रह्म ऋषि पराशर का हो ब्रह्मनाथ, लाल किताब के उपाय हो या वास्तु के पंचतत्वों की पहचान, यही है ज्योतिष शास्त्र। अगर आप भी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताकर अपनी जन्म कुंडली का हाल जानना चाहते हो तो भाग लीजिए ज्योतिष शास्त्र में। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी मैं तारिक साहब से बात कर सकता हूँ? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। ओके, मेरा सवाल है ये, मैं पाकिस्तान से अपने भांजे को लाना चाहता हूँ इंजीनियर वर्क परमिट पर। इसका क्या प्रोसीजर, कितना फीस है इसका? ऑलराइट, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वर्क परमिट के कानून जनवरी के बाद चेंज हो रहे हैं। इस वक्त वर्क परमिट में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है या इशू है, अगर कोई बाहर से किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो ये है कि आपको मार्केट लेबर टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि जी जो मैं बंदे को यहाँ बुला रहा हूँ उस टाइप का मुझे कॉम्पिटेंट पर्सन यूके के अंदर नहीं मिल रहा। जनवरी के बाद से जो वर्क परमिट स्कीम है उसमें उन्होंने मार्केट लेबर टेस्ट को ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बात का प्लीज़ ख्याल रखें कि वर्क परमिट का मकसद अपने किसी फैमिली मेम्बर को यहाँ बुलाना नहीं है। आपने क्राइटेरिया को मीट करना है और कॉम्पिटेंट पर्सन को इधर बुलाना है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो आपके भांजे हैं वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, रादर देन कि आप फैमिली मेम्बर के तौर पे उनको यहाँ बुला रहे हैं। तो जहाँ तक बात आती है वर्क परमिट की, वो एक कम्प्लेक्स एरिया नहीं है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वो इस तरह टेलीफोन पे इतनी डिटेल में मैं आपके साथ गो थ्रू नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप जनवरी तक वेट कर लें तो आपके लिए बड़ी बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि जनवरी के बाद वर्क परमिट के कानून बहुत ज़्यादा सॉफन हो जाएंगे। लेकिन एज अ स्पॉन्सर, मीनिंग एज एन एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का, होम ऑफिस की तरफ से, कि आप किसी को वर्क परमिट इशू कर सकते हो। तो अगर वो लाइसेंस आपकी कंपनी के पास नहीं है तो पहले आपको वो लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं आपको वो लाइसेंस मिलने में। एक दफ़ा आप अप्रूव्ड हो जाएं फिर आप किसी भी बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन एक बात प्लीज़ मैं रिपीट करता हूँ कि स्पॉन्सरशिप है क्राइटेरिया के ऊपर, कॉम्पिटेंस के ऊपर और कॉम्पिटेंट लोगों को बुलाने के लिए। तो उस बात का थोड़ा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच सर। जी भाई मैंने आपसे पूछना था कि मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है, तो मैंने अपनी जो सिस्टर है उसका बेटा इटली में है, तो जो सिस्टर है उसके पास और उसके बेटे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो जो उनका हस्बैंड है उसने आज तकरीबन 8 साल पहले पाकिस्तान से तलाक भेजी थी, तो महीने उन्होंने नादरा का कार्ड बनवाया, तो उस पर उसके हस्बैंड का नाम लिख कर आया। तो मैंने उसके अपनी सिस्टर के फॉर्म फिल अप किए, कराए हैं वकील से, तो वकील ने फिर बोला कि यहाँ से नादरा पर उसके हस्बैंड का नाम ही आया, तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि सेपरेट हैं, डिवोर्स नहीं लिखना पड़ेगा। तो वो आपसे यही पूछना था कि आप प्लीज़ ये बता दें कि इसका क्या हाल है, मैं थोड़ा इस चीज़ से परेशान हूँ। देखिए, मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एप्लीकेशन में हमेशा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखें।
तो अगर वो डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं फिर भी आपको हस्बैंड की डिटेल्स देनी पड़ती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अगर वो डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं तो बिल्कुल हस्बैंड की डिटेल्स लिखें। सिर्फ उस सूरत में डिटेल्स नहीं लिखनी पड़ती जहां आप सिंगल हों, लेकिन जहां आप डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, जैसे ही आप उस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे उसको सिलेक्ट करते हैं तो अक्सर हर एप्लीकेशन के अंदर होम ऑफिस आपसे पूछता है कि अच्छा अपने पास्ट या फॉर्मल पार्टनर्स की डिटेल्स जमा कराएं, जो फिर आपको करानी चाहिए। बिकॉज मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि होम ऑफिस या कहीं भी आप एप्लीकेशन करें, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें, वो आपके लिए बेहतरी होती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें, बिकॉज जो आप उनके लिए वीज़ा अप्लाई करें उसकी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। उनका स्पाउस किधर है या उनके साथ है नहीं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई अपना सवाल पूछ लें। जी तारिक भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पाकिस्तान वाइफ को स्पोर्ट्स वीज़ा के लिए स्पॉन्सर किया है और 28 जुलाई को पासपोर्ट सबमिट करवाया है। तो मैंने पूछना ये है कि ये कितना टाइम 17 वर्किंग डेज तो हो गए हैं तकरीबन, तो ये कितना टाइम लेंगे? एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि जो टीवी टेस्ट था वो 5 अगस्त को एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मेरे सोलिसिटर ने एप्लीकेशन जो है ना ऑनलाइन सबमिट वो 12 मई को की थी। पासपोर्ट सबमिट हुआ है 28 जुलाई को, एप्लीकेशन 12 मई को हुई थी और टीवी टेस्ट जो है वो 5 अगस्त को एक्सपायर हो गया। उसका तो कोई इशू नहीं है और ये कब तक जवाब आ जाएगा? मैं आपका रिप्लाई टीवी पे सुनूंगा। थैंक यू सर। हेलो, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ? अच्छा, वो आप चले गए, कोई बात नहीं। देखिए, इससे पहली बात ये है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुबारक हो आपको शादी और अल्लाह करे आपकी वाइफ आपके साथ जल्दी आ जाएं अनकरीब। लेकिन इस बात की फ़िक्र ना करें कि टाइम कितना लगेगा, बिकॉज़ होम ऑफिस के पास भी कोरोना वायरस की वजह से रिड्यूस स्टाफ है। थोड़ा वेट कर लें। टीबी टेस्ट का इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनको एक नया टेस्ट चाहिए जो कि नॉर्मली मांगते नहीं हैं तो वो फिर आपको ईमेल कर देंगे। लेकिन आप घबराएं बिल्कुल नहीं, वेट करें। आजकल कॉमन चीज़ है कि होम ऑफिस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है बिकॉज कोविड-19 की वजह से उनके पास ओवरसीज़ एंड लोकल रिड्यूस स्टाफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए और आप अपनी वाइफ को ज्वाइन कर सकें, या आपकी वाइफ रादर आपको ज्वाइन कर सकें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे ना लास्ट ईयर मुझे बच्चे के बेस पे 7 ईयर पे मुझे वीजा मिला है जी। तो इस ईयर उन्होंने मुझे मोटरवे पे स्पीडिंग करते हुए पकड़ लिया, तो गाड़ी की स्पीड थी 97। अच्छा। तो ऑलमोस्ट इस बात को 20-25 दिन निकल चुके हैं, अभी तक मुझे कोई लेटर भी नहीं आई है। मेरा क्वेश्चन है कि एक तो आगे मुझे वीजा एक्सटेंड करवाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और दूसरा अभी तक मुझे कोई लेटर नहीं आई है, और अगर आगे होगा तो भी क्या करेंगे वो लोग? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक है वीज़ा एक्सटेंशन की बात, अगर आपको स्पीडिंग या एक्सेसिव स्पीडिंग का कुछ होता भी है तो आई डू नॉट थिंक एज सच कि उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा आपकी एक्सटेंशन के अंदर। आप स्पाउस अपना पेरेंट रूट के ऊपर हैं, वो इशू आता है गुड कैरेक्टर का सेटलमेंट के वक्त या ज़्यादातर नेचुरलाइजेशन के वक्त, नॉट इवन सो मच इन सेटलमेंट। और वो भी जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी भी गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन के ऊपर होती हैं। तो अभी एटलीस्ट जो एक्सटेंशन है उस पर इस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है आपकी स्पीडिंग में पकड़े गए तो वो फिर पुलिस की डिस्क्रेशन पे है कि अगर, क्योंकि आपका जो मैं समझता हूँ स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो मे बी वो आपको स्पीड अवेयरनेस कोर्स पे ना रखें, वो डिसाइड करें कि हम आपको कन्विक्ट करना चाहते हैं और आपको बोलें कि आप पॉइंट्स लें और कोर्ट में जाएं। तो वो पुलिस वालों की डिस्क्रेशन है, वो जब डिसाइड कर लेंगे तो आपको बता देंगे। कभी कभी वो मौका भी देते हैं कि आप स्पीड अवेयरनेस कोर्स कर लें, बट वो सारा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को डील करना चाहते हैं। तो अभी उन्होंने आपको ख़त नहीं भेजा, वेट कर लें, लेकिन इंशाल्लाह आपकी एक्सटेंशन पे उस पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जो आप सुन लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक सर से बात करनी है? जी जी बिल्कुल जी। मेरा क्वेश्चन 2012 में जब रूल चेंज हो रहे थे, मैंने अप्लाई किया था 14 ईयर पे,
वो मुझे इंडेफिनेट मिला 2013 में, रिफ्यूज हो गया, उसके बाद मिला। मैं नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकता हूँ, बस ये पूछना था आपसे। और मुझे इंग्लिश का टेस्ट पास करना है, कौन सा FNUK मैंने किया था, इंग्लिश का कौन सा टेस्ट पास करना, प्लीज काइंडली बता दीजिए। थैंक यू। जहाँ तक इंग्लिश टेस्ट की बात है वो आपको या ट्रिनिटी कॉलेज से पास करना है या IELTS करना है। तो वो जब आप वेबसाइट पे जाके सिलेक्ट करते हैं और आप कहते हैं वीज़ा पर्पस के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली वही सिलेक्ट हो जाता है टेस्ट आपके लिए, IELTS या ट्रिनिटी कॉलेज। जहाँ तक बात आती है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की, तो एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप अप्लाई करते हैं होम ऑफिस 10 साल वापस जाता है। अगर उस 10 साल के अंदर आपने ओवरस्टे पीरियड कोई गुजारा है तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ कर देगा आपकी नेशनैलिटी की एप्लीकेशन। अभी एक साहब ने मुझे ब्रेक में रिंग किया, कहा तारिक भाई मेरा ओवरस्टे पीरियड था लेकिन मैंने हिम्मत की, अप्लाई किया और होम ऑफिस ने मुझे वीज़ा दे दिया। तो अगर आप हिम्मत करना चाहते हैं, होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है, वो आपको वीज़ा दे भी सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर आपका पिछले 10 साल के अंदर जब अप्लाई करने लगे नेशनलिटी पिछले 10 साल के अंदर कोई पीरियड ओवरस्टे का है तो होम ऑफिस उसको इग्नोर नहीं करता। हाँ, अगर शुरू का 1 साल है सिर्फ, बाद में थ्रू आउट लीगल वीज़े मिले, मे बी वो डिस्क्रेशन आपके फेवर में अप्लाई करे। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अगर आप 1000 पाउंड 1200 पाउंड नेशनैलिटी की एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं तो फ़र्ज़ तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन का ही बनता है कि आपको बता दे कि उनकी पॉलिसी क्या कहती है कि हम रिफ्यूज़ करेंगे। हाँ, अगर वो बाद में ना करें वो उनकी मर्ज़ी है, तो वो फिर आपका रिस्क है। लेकिन अगर सख्ती से पॉलिसी को देखें तो अगर पिछले 10 ईयर्स में आपने ओवरस्टे किया है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि होम ऑफिस आपको नेशनैलिटी अप्रूव करके नहीं देगा नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello. Hello. Hello, is that Tariq? This is Tariq, yes. Tariq, my name is Tariq as well. You know what it is, yeah? I have applied for asylum in this country, and I've lived here for the last 11 years. Okay. Now my parents are in America. They live in Salt Lake, Utah, and they're like permanent residents there. Yeah. Now, you know what it is? Home Office has confiscated my passport, my Pakistani passport. So I've got 2 applications simultaneously going on with Home Office. My asylum application under humanitarian protection, and second, I applied for settlement under 10-year rule. Now, Tariq, I'm a bit confused. I'm an educated man here. I've done my ACCAs, my A-levels, my GCSEs, everything from Pakistan here. I came in this country in June 2009. So I've lived here 11 long years. The only mistake I did was I overstayed, but I've got compassionate reasons why I did so. I lost my passport, obviously, which took a lot of time to get a new one from the Pakistani embassy. And B, my entire family, including my mum and dad and my sisters, immigrated to America. Now, my mum has got a green card, everything, yeah? She has been here twice on a visit visa to see me. I don't know what the delay is. I've got 2 applications with Home Office. So when are they going to give me my passport back? That's my first question, so I can apply for a visit visa to America. And secondly, when are they going to give me the settlement card? At the moment, I've only got a card which allows me to work, but only on shortage of occupation list jobs. So I'm gonna listen to your voice now on my TV, getting excited because this is my first time on TV. I'm calling someone else. Do you know what I mean? All right. And it was nice talking to you, and you look very handsome, by the way. Cheers, Tariq. Thank you very much. All right. Thank you for your kind words. First of all, as far as the passport is concerned, it is unlikely they will return your passport because you do not have a valid leave to remain in this country. They will return your passport to you once they've made a decision on your application. Either which I'll come to in a second, either they grant you refugee status or they give you a visa on the 10-year long residence, the application you've made, if they decide on that. And you attain a visa, then they will give you a passport back. Otherwise, they're going to hold on to the passport. So going to America is nowhere in the near future because, first of all, they have to make a decision on your applications. The 2-year visa you have been given is a standard visa they give to people who applied for refugee status. So they give you the 2-year visa. So during that 2 years, the promise is that they would make a decision on your application.
Now we come to the refugee status application. It is quite common after the screening interview, there is quite a long period because before the Home Office could make a substantive interview with you and then make a decision on your asylum claim. And hence they give you the 2-year visa. So if there has been a gap between your asylum application, your screening interview, and now your substantive interview, or they've done your substantive interview and they've not given a decision on your asylum claim, you can contact your local MP and ask for a decision from the Home Office. So the MP can write to the Home Office an addendum, email, letter, whatever the MPs do, and the Home Office will respond to him or her. As far as your 10-year long residence application is concerned, I am not privy to all your immigration history, but you have yourself admitted there was a period of overstay in your application where you did not have lawful residence. So in other words, your lawful residence was broken. I have done a very detailed, a very nice video on that on social media. You should look it up, please, on how I explain the gaps in 10-year long residence. In essence, yes, there is a discretionary power within the Home Office to ignore an overstay period under Immigration Rule 39E, but that ignorance or that whatever you want to call that omittance is on the basis of if the overstay period is within 14 days, if it was post-November 2016, and 30 days if it was 28 days if it's prior to November 2016. So I do not know enough about your immigration history to make any sort of informal assessment as to whether you qualify within the 10-year long residence. But the 10-year long residence is a very complex area of law, especially due to the current changes in immigration rules. And what I would only give you information or suggestion is that you wait for a decision on the 10-year long residence and then go to a very competent person to tell you what your chances are of winning that case on an appeal. Where it comes to asylum applications, of course, refugee status, you'll have to wait for a decision from the Home Office or chase your MP for a decision via the Home Office. Thank you so much. आपकी calls का I do apologize क्योंकि शुरू में हमारी आवाज़ की quality इतनी अच्छी नहीं थी and I wasn't able to listen to you, लेकिन I think हमने फिर break के बाद उसको बेहतर कर लिया. अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी और प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. अल्लाह हाफिज़.